हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मृदा अपरदन। देखिए, मृदा अपरदन जो है कई क्लासों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके सिलेबस में है वो ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मृदा अपरदन के विषय में यहाँ जो है ऐसा समझाया जा रहा है जो कि काफ़ी सफिशिएंट रहेगा और एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो कहते हैं मृदा अपरदन जो है प्राकृतिक कारक, दो कारकों पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो जल होती है, एक पवन होती है, जो मृदा अपरदन के लिए सबसे बड़ा जो है उत्तरदायी होती है। मृदा अपरदन के पुण्य स्थान से अधिक दर से जो है मृदा निष्कर्षण को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कहीं पर अगर कोई ज़मीन धरती है, वहाँ तेज़ी से अगर मिट्टी की बहाव हो रही है, तो इसको मतलब है कि वहाँ मृदा अपरदन हो रही है। यानी यही बात बताया गया है कि मृदा के पुण्य स्थान से अधिक दर से, यानी काफ़ी अधिक अमाउंट से जो है निष्कर्षण होना मृदा अपरदन के अंतर्गत आता है। अगर हम बात यहाँ पर करते हैं मृदा अपरदन के प्रकार की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मृदा अपरदन जो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। ठीक है, पवन अपरदन हो जाता है, परतदार अपरदन होता है, नलिका अपरदन होती है और अवनालिका अपरदन होती है, जिसको हमने इंग्लिश में भी देखा था कि विंड्स जो है इरेजन्स होती है। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका वेल्स इरेजन्स थी और आपका जो है गुल्ली इरेजन था। तो ये सारे इरेजन्स बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मान्यता रखता है। सबसे पहले हमारे समक्ष यहाँ आता है पवन अपरदन। देखिए, पवन अपरदन जो है कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पवन बहुत बड़ी मात्रा में बालू और मिट्टी को, महीन कणों को, मरुस्थलीय प्रदेशों को जो है उड़ाकर निकटवर्ती खेती वाली भूमियों पर जो है बिछा देती है। आपने देखा भी होगा कि जब बहुत तेज हवाएं चलती है तो कई मात्रा में जो है अपने साथ धूल कण लेके चली जाती है। तो सारे के सारे जो होती है मिट्टी के कण होते हैं। इस प्रकार ये जो है इन भूमियों की उर्वरकता को भी नष्ट करते हैं, और इस प्रकार के अपरदन को हम पवन अपरदन के नाम से जानते हैं, और ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। इस प्रकार के अपरदन को पवन अपरदन कहते हैं, और इस प्रकार का अपरदन संसार के मरुस्थल तथा निकट जो है इनके निकटवर्ती प्रदेशों में हो रहा है। भारत में थार मरुस्थल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को घेरे हुए है, और थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में है, और ये पवन अपरदन के अत्यधिक प्रभावित करने वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो ये समझ गए होंगे कि पवन अपरदन जो होती है, यानी जो है मिट्टी के जो है महीन परतों को उड़ा के ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं, और ये कई क्षेत्र जो है मानने में मरुस्थलीय क्षेत्रों में काफ़ी होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए था। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है परतदार अपरदन। देखिए, जब कहते हैं जल जब एक परत के रूप में बहता है तो मृदा की पतली परतों को अपने साथ बहा ले जाता है। यानी जब कोई जो है जल जो है बहती है, तो आपने देखा भी होगा कि उसके साथ एक छोटी सी जो है परत बढ़ती चली जाती है, और इस प्रकार के अपरदन को जो है परतदार अपरदन कहते हैं। और इस प्रकार का अपरदन सामान्यतः नदी, घाटी या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में देखने को मिला है। जहां बाढ़ आती रहती है वहां पर इस तरह के अपरदन जो है आम बात है। आपने देखा होगा कि बाढ़ आ जाने के बाद जो होता है घरों में कीचड़ सी भर जाती है, तो वही महीन कणों की बात किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसे हम परतदार अपरदन के रूप में देख सकते हैं, और ये जनरली बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रों में ही होती है, क्योंकि वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ भी होती है, तो इसलिए फ़ायदा भी रहता है, लेकिन नुकसान तो अत्यधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार के अपरदन को लंबे समय में मृदा की जो है ऊपरी परत हट जाती है और मृदा जो है अनुपजाऊ भी हो जाती है। यानी जहाँ से ये बह के आती है वो क्षेत्र जो होता है अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मिट्टी जो होती है पानी के साथ बहा के जो है बाढ़ वाले क्षेत्रों में ले जाता है, जिसकी वजह से जिस क्षेत्र से वो बहा है वहाँ पर जो मिट्टी हो जगह होगी अनुपजाऊ हो जाएगी, और वहाँ पर जो है जहाँ पर ये बह के जाएगी वहाँ पर काफ़ी मात्रा में उपजाऊ हो जाएगा। अगला जो है हमारा है नदिका अपरदन। देखिए, धरातलीय पदार्थ और सामान्य मृदा का बहते हुए जल के धारा निष्कर्षण नदी का अपरदन कहलाता है, और इस प्रक्रिया के अंदर बहुत सी जो है क्षुद्र सरिता वर्षा ऋतु में बन जाती है, और इसकी गहराई केवल कुछ सेंटीमीटर होती है, और यह अपरदन भी करती है। इसी नदिका के अपरदन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है अवनालिका अपरदन। देखिए, अवनालिका अपरदन क्या है? कहते हैं जल ढाल की और जब जो है नलियों में बहता है तो वहाँ मृदा के कणों को जो उखाड़ कर बहा ले जाता है, और इसे अवनालिका बन जाती है। ये
ये धीरे धीरे गहरी और चौड़ी होकर विस्तृत क्षेत्रों में फैल जाती है और इस प्रकार अपरदन को जो है अवनालिका अपरदन कहते हैं। इस प्रकार के अपरदित भूमि को जो है वो खत भूमि भी कहते हैं। हमारे देश के दो नदियां यमुना और चंबल ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अवनालिका अपरदन के द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र को उखित भूमि में बदल दिया है। कहते हैं बहुत बड़ी बात है, हमारे देश में भी इस तरह के अपरदन है, जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, तो इस तरह के जो है अवनालिका अपरदन काफ़ी मानने में जो है भूमि को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अंतिम दो प्रकार के अपरदन कई कारकों से प्रभावित होती है। ये कारक जल और प्रवाह की मात्रा और गति, मृदा की अपरदित होने की क्षमता, ढाल का स्वरूप और मृदा के जो है गठन का बनावट, वर्षण और स्वरूप तथा वनस्पति के आवरण पर डिपेंड करता है। यानी ये कई मानने में इंपॉर्टेंट है कि ये जो है अपरदन कई कारकों पर प्रभावित करते हैं और ये कारक जल जो है प्रभाव की मात्रा और गति भी हो सकती है, या मृदा की अपरदित होने की क्षमता भी हो सकती है, या ढाल का स्वरूप भी हो सकता है, या मृदा की जो है गठन का बनावट भी हो सकता है, या वर्षण का स्वरूप तथा वनस्पति का आवरण भी इसके रूप में देखा जा सकता है। पवन अपरदन में जो है पवनों या आंधियों की गति और बराबरता और वनस्पति आवरण मुख्य कारक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं सागर की लहरें उन तटवर्ती क्षेत्रों में अपरदन करती है जो चूने के पत्थर जैसी कमजोर शैलों से बने हुए होते हैं और इस प्रकार के अपरदन केरल के तट पर काफ़ी बड़े पैमानों पर होता है। पर्वतीय क्षेत्र और नदी द्रोणियों में जो है नदी द्वारा जो है मार्ग बदलने और हिमपात से मृदा का बहुत अधिक अपरदन होता है, जो कि कई मानने में इम्पोर्टेंट भी होता है। यदि हम बात यहाँ पर करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में या समरी के रूप में ये बातें आपको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए और लिख भी लेना चाहिए, क्योंकि सबका निचोड़ यहाँ पर यही है। कहते हैं प्राकृतिक शक्ति या मानव क्रियाओं से मृदा के अपरदन को हटने की प्रक्रिया को जो है मृदा अपरदन कहते हैं। यानी या तो प्राकृतिक शक्ति हो सकती है या मानव क्रियाकलाप होता है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो परत है अपरदन होती है, इसे मिट्टी अपरदन कहते हैं। मृदा का अपरदन 4 प्रकार से होती है: पवन अपरदन, परतदार अपरदन और नालिका अपरदन और अवनालिका अपरदन। यानी 4 प्रकार से जो है इसकी मिट्टी का अपरदन होता है। ठीक है। मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में जल प्रभाव की मात्रा को देखा जा सकता है, उसकी गति, ढाल का स्वरूप और मृदाओं के गठन और बनावट तथा पवनों की बारंबारता और गति। तो इन्हीं चीज़ों पर जो है काफ़ी ये डिपेंड करता है। तो इसी के साथ जो हमारा मृदा अपरदन खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सभी क्लास के बच्चों के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें 2 बातें कई मानने में इंपॉर्टेंट रहता है। पहला ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में तिरपान नर्सरी सेंटर का हेल्प करना है, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। दूसरी बात ये रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके हित में रहेगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको जो है तिरपान नर्सरी सेंटर का जो है होम पेज मिल जाएगा, जहां पर आपको हर वीडियो जो है आपके प्रतीक्षा कर रहा है। जो वीडियो आपकी क्लास के लिए आपके लिए ज़रूरी है उस वीडियो को देखिए, समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।